देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं किसानों के सम्मान की, अन्नदाता के सम्मान की। बात है मोदी सरकार 3O का पहला काम। जब उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में तीसरी बार, तो पहली फाइल जिस पर हस्ताक्षर किए वो थी किसान सम्मान निधि की, और 17वीं किश्त जारी हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, 17वीं किश्त यहाँ पर जारी हो रही है, लेकिन इसको लेकर किसानों के मुद्दे को लेकर समय समय पर राजनीति भी होती रही है। पक्ष विपक्ष की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन से लेकर अभी तक की भी लोकसभा चुनाव में भी किसानों का मुद्दा जो है वो काफी अहम रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही, अपना कार्यभार संभालते ही पहली फाइल जो है वो किसानों की पर साइन किया था। और कहा भी गया है, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर विकसित भारत का संकल्प लिया गया है तो उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र का विकास होना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है कि कृषि क्षेत्र का विकास होगा। तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सब कुछ लगा है, क्योंकि अन्न होगा, अनाज होगा तो लोगों के पेट भरेंगे। जहां भूख की बात आती है, भुखमरी के इंडेक्स में भारत जिस पायदान पर है वह भी चिंता का विषय है। तो यदि कृषि उन्नति करेगा तो किसान उन्नति करेगा, किसान उन्नति करेगा तो बाजार बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। मतलब कहते हैं कि एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। तो उन्होंने जो फोकस किया है, जिस तरह से चुनाव में देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियां गिनाई थी, जिसमें किसान भी एक जाति थी, महिला एक जाति थी, युवा एक जाति थी। तो किसान को साधने की, क्योंकि किसान राजनीति के केंद्र में हमेशा से रहा है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि किसान का सम्मान और राजनीति के केंद्र के किसान का क्या हश्र। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राधेश्याम अग्रवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। इसी के साथ उपेंद्र तिवारी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। देवदत्त दुबे जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। दामोदर रजावत जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। अर्चना शर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर मैम बहुत स्वागत है। इसी के साथ श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, और श्याम मोहन तिवारी जी सीधे आपके पास आऊंगा। बात है किसान के सम्मान की, बात है अन्नदाता के मान की। यदि यही अन्नदाता आज जब राजनीति के केंद्र में हम देखते हैं, तो क्योंकि हमने वो खबरें भी देखी हैं जब एक आंकड़ा आता है कि इस साल देश भर में इतने किसानों ने आत्महत्या की है। ठीक है, 2019 से इस योजना की शुरुआत की गई, किसान सम्मान निधि योजना की, और 17वीं किश्त दी जा रही है। इससे पहले 28 फरवरी को किश्त जारी की गई थी, आचार संहिता थी, बीच में किश्त नहीं दी गई है। 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, और 3 बार में 6,000 रुपए पूरे एक साल में ये किश्त किसानों को दी जाती है। ये किसानों का सम्मान है, किसानों को अनुदान है, और अनुदान है तो क्या अपमान है, और राशि है तो उसकी कितना सम्मान है। वास्तव में कृषि राष्ट्रीय उद्योग है, जिसकी ज़रूरत सबको है, जिसके उत्पादन की ज़रूरत सबको है। इस दृष्टि से ये आवश्यक उद्योग है, और इनकी जितनी मदद की जाए उतनी मदद कम है, क्योंकि आज बहुत सारे संसाधन दुनिया के पास हो गए, लेकिन कृषि का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो आज भी बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर है। अगर हम कभी ओले गिर गए, कभी तुषार पड़ गया, कभी पाला पड़ गया, तो दुनिया कोई कुछ नहीं कर सकता, वो फसल बर्बाद ही होना है उसकी। और पहले तो ये होता था कि जितने बर्बादी होती थी, जितने प्रकृति के कारण खराब होती थी, एक तो उसको नाम मात्र का मुआवजा दिया जाता था, और मुआवजा न देना पड़े इसलिए, और 1-2% अगर कम कर दिया तो 50% से हम उसको आठाना बोलते थे। आठाने से ज़्यादा नुकसान हो तो मिलता था, उससे कम हो तो नहीं मिलता था। तो वो रेट भी बढ़ाए गए पिछले समय में, और प्रयास फिर ये भी किया कि सहानुभूति पूर्वक अगर उनके तरफ अगर विचार करना है तो उसको कम से कम जितना नुकसान हुआ है उतना तो दिया ही जाए, इस लिहाज से बढ़ाया है। लेकिन फिर भी वो भरपाई नहीं है, फिर भी वो कोई मुआवजा नहीं है, बस एक मदद जैसी है। ठीक है, और उससे मदद हो जाती है किसान की, किसानों की आर्थिक उन्नति हो और उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन ये भी देखा गया कि जब 16वीं किश्त जारी की गई थी तो वो किश्त केवल 9 करोड़ किसानों को दिया गया था। 9 करोड़ किसानों को वो राशि दी गई थी, और इस बार 9.3 करोड़ किसानों को दी जा रही है, क्योंकि उसमें केवाईसी का कहीं एक मसला आ गया था कि कुछ किसानों की केवाईसी पूरी नहीं हो पाई थी तो नहीं दे पाया था। योजना का लाभ
किसानों के लिए है, योजना किसानों के लिए है। कई बार कुछ छोटी मोटी चीजों के कारण कहीं केवाईसी पूरी नहीं हो पा रही, नाम सही नहीं है, आधार कार्ड का नंबर सही नहीं है, तो कई बार इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, कुछ किसान वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल ये बात है, ठीक है, किसानों की आर्थिक सहायता के लिए कि किसान आर्थिक उन्नति कर सकें और उनको जो नुकसान होता है, जैसे कि अभी कहा कि उस नुकसान की भरपाई, लेकिन वो नुकसान की भरपाई के लिए नहीं है, वो मुआवजा राशि एक अलग है, वो बीमा राशि एक अलग हो जाती है, लेकिन ये किसान सम्मान निधि है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि ये अनुदान है या फिर किसानों का सम्मान है, तो इसी पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस ये कह रही है कि किसानों को आपने सम्मान निधि देकर उन पर एहसान नहीं किया, ये किसानों का हक है। अर्चना जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और जिस तरह से लगातार हमने देखा किसानों का मुद्दा हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा, और यहाँ भी 17वीं किश्त जैसे ही जारी की गई वैसे ही कांग्रेस का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि आप एहसान नहीं कर रहे हैं, ये किसानों का हक है। देखिए, कांग्रेस का बयान आया है, वो उनका, देखिए जब कोई क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है, विपक्ष है, विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया देगा, ये बात है। लेकिन जो बात कही गई है वो 100% सही है, क्योंकि किसानों के ऊपर, जैसे सर ने अभी बोला कि किसानों के लिए जो भी किया जाए वो कम है, तो ये जो सम्मान निधि है मेरे हिसाब से तो भले ही इसको नाम सम्मान निधि दिया गया है, लेकिन ये किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। क्योंकि आप ये देखिए कि किसान की अगर हम मासिक आय भी निकाले 10,000 होती है, अब आप भाई साल भर में 6,000 दे रहे, परसेंटेज निकाल लीजिए, 6% भी नहीं हो रहा है। तो ये किसानों को आप एक लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप किसानों को भी समझ में आता, लेकिन मरता क्या ना करता, जो मिल रहा है भाई, वो कहते हैं ना हमारे यूपी में कि भगे भूत की लंगोटी बहुत है, तो जो मिल रहा है चलो वही मिल जाए, तो 2,000 मिल रहा है वही मिल जाए। उसमें भी आपने इतना तामझाम कर दिया भाई, जब आपके पास आधार कार्ड लिंक है, लोगों की खसरा खतौनी सारी चीजें ऑनलाइन है, आपने एक KYC का फंडा पाल दीजिए भाई, आप जो भी भूमि स्वामी है आप उनके खातों में डालिए ना। लेकिन इतना सारा प्रपंच इसलिए कर दिया क्योंकि अगर पूरे किसानों को सम्मान निधि दी जाए तो कोई भी सरकार दे नहीं पाएगी। तो ये बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कि गोलमाल है, और विपक्ष भी आधे अधूरे मुद्दे उठाती है। विपक्ष अगर सही ढंग से खड़ी हो तो सरकारों को भी सही काम करना पड़ेगा। और वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो मोदी जी जो इतना जो एक प्रोपोगंडा रचा जा रहा है, भाई किसानों की सम्मान निधि है वो चल रही थी, चलती जाए, उसमें आप क्या क्या आपका वाराणसी का, चलो आपकी पहली के तहत ही ये, हाँ क्या आपकी पहली रैली है तो आपको भाई हेडलाइन में आना था, आपको कहीं लाइमलाइट में, भाई मोदी जी पीछे ना रह जाए, मोदी जी पूजित होना चाहिए, तो ये मोदी जी के पूजित होने का ज्यादा ढिंढोरा। बिल्कुल, ये किसानों का सम्मान उतना नहीं है जितना मोदी अपना सम्मान करवाना चाह रहे हैं, ये कहना है। और दूसरी बात जो अर्चना जी आपने कही कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन एक बात है कि जो बात दूसरी तरफ जो बात आपने कही कि भागती भूत की लंगोटी, सही, ठीक है, जो है वो पर्याप्त है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, उपेंद्र तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा, ये किसान सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए करके एक साल में 3 बार दी जाती है, 6,000 रुपए उनको मिल जाते हैं, उनकी जो फसल है उसको MSP पे खरीदने की बात कही गई, ये तमाम चीजें हैं। क्या वास्तव में इन योजनाओं से या इस तरह की जो चीजें हैं उससे किसान की उन्नति हो पाएगी, किसान समृद्ध हो पाएगा, या फिर सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो या किसी भी राज्य की राज्य सरकारें हो, किसानों के लिए उन्हें कुछ और कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये जो निधि है इससे किसानों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 6,000 रुपये साल के देते हो, मतलब 500 रुपये महीना। 500 रुपये की आज के समय में क्या स्थिति है ये हम आप और सब जानते हैं। कोई उपाय देता 500 रुपये में क्या होता है? 500 रुपये महीने में आदमी अपना एक दिन का खर्च नहीं चला पाता। तो जो निधि है वो कुल मिला के एक तृप्त करने वाली बात है, एक किसी वर्ग को आकर्षित करने वाली बात है। वास्तव में देखा जाए तो किसान का जो व्यापार है ये दुनिया में सबसे टफ व्यापार है और बहुत रिस्की व्यापार है। और किसान जो है वही, किसान अगर है तो समझ लीजिए दुनिया का सबसे दिलेर आदमी है वो, जो वो काम कर रहा है। मैं और आप हिम्मत नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप। मेरे खुद के पास जमीनें हैं, मैंने 2 साल जमीन खुद करके देख ली और मैं पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि ये धंधा टोटली प्रकृति के ऊपर निर्भर है। प्रकृति अगर साथ देती है तो किसान की किस्मत खुलती है, प्रकृति रूठ जाती है तो किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। आज क्षमा चाहूंगा आपकी बात बीच में रोकूं, दर्शकों को हम सीधे लेके चलते हैं वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह रिमोट की बटन दबा करके, एक बटन दबा, 1 क्लिक पर
देश के 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में राशि डाली है। वह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं सीधे वाराणसी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की सम्मान निधि जारी कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। जहां किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी कर दी है और तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि आज काशी दौरा भी है, तीसरी बार वो काशी पहुंचे हैं जीतने के बाद, और पहली बार जब वो काशी पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर 17वीं किस्त जारी कर दी है। सूरज जी, बिल्कुल, ये विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये डायरेक्ट बेनिफिट सीधे हितग्राही के खाते में राशि जाने वाली यह जो योजना है, इस योजना की 17वीं किस्त जारी की है किसानों के लिए। और किसान के लिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि राजनीति के केंद्र में किसान सदैव रहे हैं, अब किसानों के उत्थान की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है कि वास्तव में कि ये किसानों का उत्थान कितना हो सकेगा, यह जो राशि है, क्योंकि 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में राशि जानी है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की यह राशि है जो वन क्लिक के माध्यम से, एक सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर हो रही है। बिल्कुल ठीक। और कहीं ना कहीं देखिए सूरज जी, हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र का विकास होना भी बेहद जरूरी है। और किसान सम्मान निधि की जो आज किस्त जारी की गई है, उसी दिशा में ये एक कदम माना जा रहा है कि विकसित भारत बनाने के लिए कृषि क्षेत्र का विकास करना जरूरी है और इसीलिए 17वीं किस्त जारी कर दी गई। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश भी दिया, पहली बार कार्यभार संभालते हुए ने सबसे पहले जो साइन है वो किसानों की फाइल पर की है। इसे अब रणनीति के तहत माने या फिर कृषि क्षेत्र में एक विकास के लिए एक अच्छा कदम मान ले, लेकिन किसानों के खाते में राशि बिल्कुल किसानों के खाते में राशि पहुंची। लेकिन यहाँ एक बात ये भी और जरूर आ जाती है, और मैं, जैसा कि उपेंद्र तिवारी जी चर्चा कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि अपने शब्द निरंतर रखें। और जो बात उन्होंने कही है कि ये जो राशि जारी की जा रही है, ये जो राशि किसानों के लिए है, क्योंकि यहाँ एक चीज का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है बीच बहस, तो बहस के बीच में एक बिंदु और आ जाता है और वो बिंदु आता है चुनाव का। क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या मतदाताओं का यह धन्यवाद प्रकट करना है, वो किसान मतदाता जिन्होंने उनको वोट देकर के तीसरी बार सत्ता में लाए हैं, या फिर वो उपकार चुकाना है, या फिर ये राशि जारी करना आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसान मतदाताओं को साधने की कवायद है। क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से तमाम राज्यों में डेंट लगा है बीजेपी को। जी बिल्कुल। ये मैं बोलूं? जी बिल्कुल तिवारी जी। हमारे देश के अंदर 70% जो जनता है वो कृषि प्रधान है, कृषि के ऊपर आधारित है। 30% जनता ही बाकी दूसरे व्यापारों पर निर्भर है। जी। एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश के चुनाव में किसानों का है और किसानों के बिना कोई भी दल सत्ता में आ नहीं सकता। इसलिए कोशिश तो यही की जाती है कि किसानों को हर दल अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल दल का नहीं है, सवाल देश का है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। और यदि देश के किसान को यदि आप आगे बढ़ा ले जाते हो तो ये देश तेजी से विश्व के शिखर पे आप जो पहुंचाने की बात करते हो, तो बिना किसानों के ये परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। अगर आपको विश्व के शिखर पे इस देश को पहुंचाना है तो किसानों का शिखर भी आपको तय करना पड़ेगा, और खासकर उन किसानों का शिखर तय करना पड़ेगा जो गरीबी की रेखा में है और गरीबी के दायरे से बाहर आना चाहते हैं, उनमें ललक है। और किसान से ज्यादा दिलेर मैंने जो आपसे कहा और हिम्मत भर आदमी कोई नहीं है। आप उसकी हिम्मत का लाभ देश के विकास में पूर्णतः ले सकते हो। इसके लिए आपको किसान सम्मान निधि से थोड़ी सी बेहतर योजना लानी चाहिए और लानी होगी, तभी ये संभव है। सही कहा कि किसानों के लिए और बेहतर कुछ करने की आवश्यकता है, और किसान केवल इतने से, ये नहीं कि इतने से उनका उत्थान हो जाएगा, किसानों के लिए और भी कुछ बेहतर होना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि वास्तव में किसान वो व्यापारी है, वो व्यवसायी है जो अपनी जान हथेली पर रख करके काम करता है और पूरी दुनिया का पेट भरता है, क्योंकि इसलिए उसे हम अन्नदाता कहते हैं। और बात कही, जैसा आपने कहा कि वो रिस्क लेता है,
क्योंकि और दूसरा व्यवसायी जो है वो रिस्क कवर करके चलता है, लेकिन किसान ओले का, पाले का, बारिश का, सूखे का, हर तरह का रिस्क लेकर के अपना व्यवसाय करता है और उस रिस्क का कोई कवर नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया भर का पेट पालने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। और इस रिस्क को लेते हुए जरूरी भी है कि सरकार किसानों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाए। दामोदर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी इसी सवाल को लेकर। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि किसानों को जो सम्मान राशि दी गई है, जो सम्मान निधि की राशि उनके खातों में पहुंची है, वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। मैंने शुरुआत में ही कहा था अपने वक्तव्य में कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो कृषि क्षेत्र का विकास होना बेहद जरूरी है। आपको लग रहा है कि क्या ये किसान सम्मान निधि की जो राशि किसानों के खाते में पहुंची है, ये कृषि क्षेत्र में विकास के लिए एक पर्याप्त कदम है? देखिए ऋषिका जी, मैं सबसे पहले इस तरह के जो किसानों को पैसा माननीय मोदी जी ने जारी किया है, एक सम्मान की बात है, लेकिन यहाँ पर किसानों को जो पैसा फंड रिलीज किया था वो उनका अधिकार निधि होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो उनका सम्मान नहीं। किसान जब किसी भी देश में, अगर भारतवर्ष की बात करें तो जहाँ 70% आबादी किसानों की है, और उसमें जब किसान कोई फसल उगाने जाता है तो उसकी लागत की इंश्योरिटी कोई भी नहीं दे रहा है। क्या आप बताइए, 10 एकड़ जमीन किसी के पास है और 10 एकड़ की जमीन में 6,000 रुपये साल में वो कैसे मेंटेन कर पाएगा, इसकी इंश्योरेंस नहीं है। और कई ऐसी योजना है जिन पर हम बात करें तो बहुत सारे लूप निकलते हैं। जैसे फसल बीमा योजना की बात करें, फसल बीमा योजना में प्रीमियम अगर 50%, भाई साहब ने बताया कि 50% अगर नुकसान होता है, उसके बाद तो उसकी सर्वे जारी होते हैं और सर्वे के बाद उनको कई बेनिफिट मिल पाते हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में जहां किसान ऐसे हैं। दामोदर जी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं। भागीरथ जी चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे किसान भाई बहन, काशी के मेरे परिवारजनों, चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया।
मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आभार व्यक्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, जनता का आभार व्यक्त किया है। बात है कि किसान सम्मान निधि जारी करते समय यह आभार प्रदर्शन का जो कार्यक्रम उन्होंने रखा है कि एक तरफ वाराणसी की जनता का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं और मां गंगा का आभार व्यक्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं गंगा का बेटा हूं, मतलब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किसान सम्मान निधि, देवेंद्र राजावत जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी करें, फिर अगले मेहमानों के पास जाते हैं हम। सूरज जी, सबसे पहले बता दूं कि इस तरह के खाली हाथ कभी किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ देने की परंपरा भारत में रही है। हाँ। मोदी जी उस परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन जब एक किसान पुत्र होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि जब फसल बीमा की बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम, जब फसल बीमा की बात हो रही है तो जितना पैसा हम 6,000 रुपए देते हैं, अगर किसान को वो उनके इंश्योर अगर प्रीमियम के रूप में वो 6,000 रुपए सरकार दे तो उससे ज्यादा इंश्योर हो सकता है कि अगर किसी का 10% भी नुकसान हुआ है तो वहाँ उस कैटेगरी में 10% की भरपाई हो। अभी है तो प्रीमियम में आधा सरकार देती है, आधा किसान देता है, ये व्यवस्था है अभी। अभी आप मान लीजिए फसल बीमा योजना में कि अगर नुकसान का 50% कैटेगरी हुआ तो ही वो सर्वे में जाएगा, उससे पहले जाता ही नहीं है। यानी कैशलेस, हाँ, पूरे गांव का 50%। यानी किसान ने सरसों पैदा हो रही है, चना बो दिया तो चना वाला तो मर गया। इसलिए किसान जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो वहाँ के अधिकारीगण और वहाँ के सर्वर के ऊपर डिपेंड रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा चेहरा वैसा तिलक हो जाता है। अच्छा। कई बार फसल का बीमा उन्हीं को मिलता है जो उनके खास घर होते हैं या किसी निजी कारण से उनको सर्वे से बाहर कर दिया जाता है या कभी बंजर जमीन को सिंचित बताकर ये जो कुछ किसानों के लिए किया जा रहा है, आप कहना चाह रहे हैं कि ये कहावत सहितात हो रही है कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। बिल्कुल, अंधा बांटे रेवड़ी फिर घर को दे, वही कहानी होती है कि जो उनके कार्यकर्ता, आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन हकीकत देखने को मिलती है कि प्रधानमंत्री जो योजना है, जो सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, वो हम लोग 4 भाई हैं। एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हमारे सबके चारों के अलग अलग खाते हैं लेकिन 2 को मिलता, 2 को नहीं मिलता। कारण क्या है कि EKYC की फॉर्मेलिटी, फिर EKYC 2 लोग भाई तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि EKYC कर पाए, उनको 4 साल से मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। इंश्योरेंस 15 पैसे मिलता था भैया, 1 रुपया भेजते थे तो KYC के कारण नहीं 100% मिलता है। देखिए, पैसा बांटने की समीक्षा नहीं, अभी आधार है 2000 में कितना हो रहा है। अभी मैं बात यहाँ निंदा करने की बात नहीं है, प्रयास को पुनः करने की बात है। हमें आवश्यकता है इसकी समीक्षा करनी चाहिए, मतलब जो हो रहा है इसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि हो और ये वृद्धि के लिए प्रयास होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, किसान का खेती करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसान के साथ उसके दूसरे रोजगार, जैसे वो पशुधन पालता है, मत्स्य उद्योग करता है, वो फल की फलदार वृक्ष उगाता है, इनके लिए रोजगार उत्पन्न करना चाहिए। उसके लगातार इस पे अनुशंसा की जा रही है। शिवराज जी जब से कृषि मंत्री बने वो लगातार 100 दिन का जो एक्शन प्लान है उसमें डेफिनेटली इस तरह के एक्शन प्लान में ला रहे हैं और इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अच्छी बात आपने कही कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने और उनके कृषि मंत्री बनने के बाद ये पहला उपक्रम किसानों के लिए किया जा रहा है। और जिस तरह से ये जो बात की जा रही है, राधेश्याम अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार वो कोई भाषण दे रहे हैं, उन्होंने भाषण दिया है, किसानों के लिए कहा है, किसानों के खाते में राशि जारी करने की बात हो रही है। इससे, हालांकि ये 17वीं किस्त है, इससे पहले 16 बार हो चुका है, 16 किस्तें किसानों के खाते में आ चुकी हैं, लेकिन इससे यदि हम इसको सियासी चश्मे से देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान को कितना क्रेडिट जाता है इस 2-2 हजार रुपए राशि 9 करोड़ किसानों के खाते में जाने का? शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र है और किसानों की अंदर की जो बात ज़्यादा जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये भारत देश है कि हर वर्ग का लोगों के लिए अनुदान, सम्मान, उसके नाम पे राशि बांटी जाती है। आज जो काशी में है वो एक सम्मान निधि के तौर पर देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने गए तो वहाँ उनके बीच में ये राशि बांटने आए। ये कोई अनुदान नहीं है, एक सम्मान के रूप में, जैसे एक प्रशंसा पत्र। इस तरह से सम्मान में उनने जो यहाँ आया KYC का, KYC इसलिए लाया जा रहा है कि इसमें कुछ लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। वो KYC में पैन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता आई कार्ड, ये तीनों लिंक हो गए हैं तो आदमी गलत काम नहीं कर सकता। आजकल इतने तत्काल गूगल सर्च में जाओ तो तत्काल उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ये डिफॉल्टर है या क्या है। तो मोदी जी का जो विजन है आज का जो है वो अनुदान का नहीं, वो सम्मान का है, वो सम्मान निधि बांटने आए।
बिल्कुल सही कि ये अनुदान नहीं सम्मान है और किसानों का सम्मान वो कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अपनी चर्चा की शुरुआत में कहा था कि 4 जातियां जो उन्होंने निर्धारित की हैं उनमें से एक जाति किसान है और उस जाति के लिए मतलब किसान वर्ग के लिए वो जो कार्य कर रहे हैं। ये 17वीं किस्त है। पहले के कार्यकाल में 2019 से यह योजना शुरू है और अब तक 16 किस्तें दी जा चुकी हैं। 17वीं किस्त आज जारी कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है सूरज जी, आपने 17वीं किस्त तो यहाँ पर जारी कर दी गई है, लेकिन मोदी के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो जैसे आपने 4 जातियों की यहाँ पर बात की है। देवदत्त दुबे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 4 जातियों की यहाँ पर बात की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, महिला, किसान, युवा और गरीब को लेकर। इन चारों जातियों को लेकर मोदी के पास प्लान है। देखिए 100 दिन का एजेंडा तो तय कर लिया गया है, लेकिन किसान सम्मान निधि की आज पहली किस्त जारी की गई। इसके बाद आपको क्या लग रहा है और कौन से बड़े फैसले 100 दिन के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं देवदत्त जी? देखिए, किसान देश का अन्नदाता ही नहीं भाग्य विधाता है जी। और यदि किसान समृद्ध होता है, उसको अवसर मिलते हैं, तो मुझे लगता है समाज में खुशहाली आएगी, बाजार में रौनक आएगी, देश में समृद्धि आएगी, जो आर्थिक दर है वो बढ़ेगी। लेकिन जो प्रयास है वो ठीक है, किसान जो इतना एक एक पैसे के लिए मोहताज रहता है, तो आप यकीन नहीं माने उसके 6000 भी उसको बहुत सुकून देते हैं। जब 2000 आते हैं खाते में, उस दिन वो खुश होता है। लेकिन यदि आप वास्तव में किसान का सम्मान करना चाहते हैं, समाज में खुशहाली, देश में समृद्धि लाना चाहते हैं, तो खेती के उत्पादन की लागत मूल्य उसको मिले। जी। आप देखेंगे कई बार प्याज 100 रुपये किलो बिकेगी और कई बार किसान सड़क पे फेंक के चला जाता है। कई बार टमाटर 100 रुपये 200 रुपये किलो होगा और कई बार वो फेंक के चला जाता है। ये असमानता क्यों? आज़ादी के 75 वर्षों में आज हम किसान का जो उत्पादन है, और किसी उत्पादन में ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि कभी कोई साबुन फेंक के चला गया हो। कभी इतने उत्पाद हैं, हजारों उत्पाद, लेकिन कभी कोई स्थिति नहीं बनी होगी। लेकिन किसान के साथ ये दुर्भाग्य है कि जब उसकी फसल आती है तो उसको कीमत नहीं मिलती। जैसे अभी बोनी का टाइम है, तो अब मक्का आप सोच सकते हैं 500 रुपये 600 रुपये किलो मक्का मिल रही बीज की। बिल्कुल। और सोयाबीन के कितने भाव बढ़ गए, हर चीज, मूंगफली की कीमत बढ़ गई। तो किसान को कम से कम बीज सस्ता मिले और जब उसकी फसल आए तो उसको लागत मूल्य मिले। खेती के जो साधन हैं इतने महंगे हो गए। आज मनरेगा या जो भी और भी प्रयासों से मजदूर आजकल मिल नहीं रहे। कृषि के उपकरण इतने महंगे हो गए, किसान खरीद नहीं पा रहा है। तो जो ऋण है किसान और खेती देश की, आप उसको तो महंगा कर रहे हो, कभी इतना सस्ता कर रहे हो, एक तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है, जिसके कारण जो रीढ़ की हड्डी है आपकी वही कमजोर हो रही है। तो समय ये है कि सम्मान निधि दो या ना दो, इससे उसको तात्कालिक लाभ तो मिलता है, थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन स्थायी रूप से यदि आप उसको समृद्ध, स्वाभिमान और समाज और देश को मजबूत करना चाहते हो, तो खेती की उस रिसर्च को समझना पड़ेगा कि किसान के लिए पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था हो, जब वो फसल रख सके, जब उसकी कीमत मिले, उसको ऐसा लोन देने की व्यवस्था हो। तो बहुत सारी चीजें जो खेती की यदि आपने समस्याएं हल कर दी, किसान की समस्याएं हल कर दी, उसको सस्ते में उपकरण, सस्ते में बीज मिल गया, तो मुझे लगता है देश बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की करेगा। ना फिर कोई किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। और किसान तो वो है जो आपने कहा ना, जाति की व्यवस्था तोड़ रहे हैं लोग, कई दल जातियों। तो किसान को आप पकड़ लो तो पूरी जातियां उसमें समाहित है, हर जाति का व्यक्ति किसान है। तो किसान को आप पकड़ लो तो पूरा देश समझ जाएगा। बस उसके लिए सोचने की जरूरत है। केवल ये कि हम दे रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, इससे केवल तात्कालिक लाभ होगा, लेकिन स्थायी समस्या का समाधान तभी होगा जब हम खेती की रिसर्च करके उसके उपायों को समझें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि उपायों को समझना होगा और रिसर्च की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ कहा जाता है कि असली भारत गांवों में बसता है और गांवों में किसान बसता है। किसान की समस्याएं हैं, जैसे कि बताया अभी देवदत्त दुबे जी ने, कि चाहे सस्ते बीज की बात हो, सस्ते उपकरणों की बात हो, लेकिन इन पर विमर्श किया जाता है, इन पर गौर किया जाता है, लेकिन इन समस्याओं के समाधान की ओर कदम नहीं बढ़ाए जाते हैं। यहाँ आज जैसा कि जो तात्कालिक फसलें अभी आने वाली हैं, जिनकी बोनी के समय हो रहा है, जब किसान अपनी फसल पैदा करके बाजार जाता है तब कम कीमत मिलती है, लेकिन जब उसी फसल का बीज खरीदने जाता है तब कीमत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि समय की सीमा है, सभी मेहमानों से आग्रह करूंगा कि एक एक मिनट में अपनी बात रखें। और यहाँ सबसे पहले उपेंद्र तिवारी जी, ये जो समस्याएं अभी देवदत्त दुबे जी ने बताई हैं, वास्तव में इन समस्याओं के समाधान के लिए किस दिशा में कदम बढ़ाया जाना चाहिए? सबसे पहला कदम होना चाहिए कि अतिरिक्त उत्पादन अगर होता है तो उस अतिरिक्त उत्पादन को सरकार खुद ले ले, ताकि उसकी कीमत इतनी मिले कि जो किसान है उसको फसल सड़कों पर ना फेंकना पड़े। दूसरी बात,
हर छोटे छोटे क्लस्टर आप डेवलप कर दो फसल के मुताबिक हर गांव में, जिसमें उसका जो प्रोडक्शन है पैरेलल प्रोडक्शन उस आइटम का किसान खुद बना सके, या जो यूनिट लगाए वो उस किसान से पूरी फसल लेके उसको नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके और वो आगे बेच सके। बिल्कुल, ये व्यवस्था हो जाएगी तो किसान की बहुत कुछ समस्या हल हो जाएगी। दूसरा, जो खेती की जो लागत है, जब कभी ऐसा होता है नुकसान होता है तो कम से कम लागत से 15% ऊपर उसको लाभ देके सरकार को अनुदान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि वो अनुदान यदि है और वो सम्मान है तो वो उस दिशा में होना चाहिए कि उसकी जो लागत है उससे उसको मुनाफे की राशि प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अर्चना जी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो किसानों ने उम्मीद सरकार से लगाई थी वो हमने कुछ राज्यों में देखा है, किसान आंदोलन के जरिए वो रोष सामने आया है। सरकार कहाँ पीछे रह गई है, किन कामों में कमी रह गई है, उस पर जरा प्रकाश डालिए, और अब सरकार को क्या करने की जरूरत है अगर कम बैक करना है तो। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में भी गोलीबारी का शिकार हुए थे किसान। तो पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद से लोकतंत्र बहाल होने के बाद आज जो कृषक का जो स्ट्रक्चर है, मतलब बाल से लेकर नाखून तक एज इट इज वही, उसकी गरीबी बदहाली वही। आज उनको निर्बाध बिजली नहीं मिल रही है, मिलावटखोरी उनको मिल रही है। उनके पास, जैसे कि अभी आपने बोल दिया कि मंडियों में भाई एक फिक्स रेट पे आपका अनाज जाएगा, वहाँ पे भी रोज आंदोलन, ट्रैक्टर रख के चक्का जाम हो रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से देखा जाए मिलावटखोरी, कालाबाजारी, और जो कहना चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी दमखम वाले लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, वो अपने बल पे अपनी उनकी ट्रॉलियां तुल जाती हैं। बाकी बेचारा एक गरीब किसान लगा है, और ऐसे में अगर ये बारिश हो गई तो हो गया काम तमाम। तो इसलिए पारदर्शिता, हाँ, पारदर्शिता की बहुत जरूरत है, निर्बाध विद्युत की जरूरत है। और जैसे अभी यूपी के बिजनौर में अभी ये बारिश हुई है, पता नहीं हो वहाँ पे हुई कि नहीं हुई है, वहाँ पे नहरें सूखी पड़ी हैं। तो वहाँ पे पूरी कृषि चौपट हो गई है। तो एक कहना चाहिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं होना चाहिए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर सरकार ही ध्यान देगी। और वो जो चीजें हैं, जैसा कि चर्चा में चीजें सामने है कि केवल यह सम्मान निधि, अच्छी बात है कि जैसा कि कहा गया कि ये 2000 रुपए भी मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि किसान के खाते में आते हैं तो खुशियां मनाता है। लेकिन वास्तव में यदि सरकार ये अनुदान देने की वजह, श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, इन अनुदानों की बजाय यदि इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएं, ठीक है अनुदान भी दिए जाएं, तो जैसा कि कहा गया कि पूरी दुनिया में भारत सबसे समृद्ध राष्ट्र कहलाएगा यदि किसान समृद्ध होगा तो। ये कह रहा था जी कि प्रश्न, पहली बात तो प्रश्न कम या ज्यादा की नहीं, सरकार के सोच की दिशा का प्रश्न है। हाँ। सरकार किसानोन्मुखी है, व्यापारोन्मुखी है, उद्योगोन्मुखी, किस तरफ सोचती है सरकार? हाँ। हमने बलराम तालाब योजना शुरू की सरकार ने, हाँ। ट्रांसफार्मर योजना शुरू की हमने, हाँ। खेत सड़क योजना शुरू की हमने, डेयरी के लिए बहुत सारे अनुदान दिए गए। इससे ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान उस तरफ गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज मैं इस समय पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क हुई तो बहुत सारी गांव आज सड़कों से जुड़े हैं। लेकिन आज भी कोई बीमार हो जाए तो अब इस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कहना चाहता हूँ। उनकी पार्टी का यहाँ बहुत लंबे समय तक राज रहा, और प्रधानमंत्री उनके जो है वो कहते थे हम 1 रुपए भेजते हैं, 15 पैसे पहुँचते हैं। अब इस हिसाब से अगर 2000 दिया है तो उनको कितने पहुंचे होंगे वो हिसाब लगाएं जरा। और बिल्कुल ये बात है इच्छा शक्ति की, कि इच्छा शक्ति सरकार में यदि है कि वो किसी वर्ग की, जो सबसे बड़ा वर्ग देश का किसान है, यदि उस वर्ग की उन्नति और उत्थान करना चाहती है सरकार, इच्छा शक्ति है, सही है और मंशा सही है तो सफल भी जरूर हो सकते हैं इस दिशा में कदम बढ़ाना। जी जी जो बात हो रही थी, जी जी बीमा में पहले ऐसा होता था कि पूरे जिले का आकलन होता था। हाँ। अगर पूरे जिले का 50% हुआ है तो मिलेगा। एक गांव का किसान भले ही चाहे 100% हो जाए तो नहीं मिलता था। तो हम कहते थे कभी कभी मजाक में कि उस गांव का किसान भगवान से दुआ करे, यज्ञ करे कि हे भगवान पूरे जिले में बारिश खत्म हो जाए तो हमको मिल जाएगा। सही है, बिल्कुल। अब एक गांव पर आ गए शिवराज जी जो कृषि मंत्री हैं आज, उन्होंने किया, आज समय पर उनको धन्यवाद भी देना। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, कम शब्दों में हम आप सभी से प्रतिक्रिया चाहते हैं। और जिस तरह से बात हुई कि किसान समृद्ध होने की दिशा में सरकार कदम बढ़ाए, बिल्कुल सरकार कदम तो बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि अभी तक कौन सरकारें किसानों का भला भी कर पाई हैं। जैसे अर्चना जी ने कहा, दामोदर जी, कि स्वतंत्रता से बाद से आज तक भी किसान की जो दुर्दशा है वो वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं है उसकी स्थिति में। तो आपको क्या लग रहा है, अभी तक कोई भी सरकार, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी सरकार अभी तक किसानों का भला नहीं कर पाई है क्या?
नहीं, किसानों को पिछले 15-20 साल में जो परिवर्तन देखना है वो समय के परिवर्तन के साथ चीज़ें बदली हैं। चाहे वो उर्वरक शक्ति पहचाने की बात हो, जैसे पहले लैंड का सैंपलिंग नहीं हो पाती थी, क्या फसल बोना है, कितने पानी की है, या अति जहाँ पानी बाढ़ आ जाती है वहाँ पर क्या बोना है, ये एजुकेट हुए हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंफोटेनमेंट के माध्यम से या चैनल के माध्यम से लगातार वो एजुकेट हो रहे हैं। रिसर्च कॉलेज वगैरह तैयार हो गए जो फार्मिंग को लेकर अपनी नई नस्ल पैदा होती है वहाँ तक पहुँचाने में तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये वक्त के बदलाव है। सरकारें इसमें अभी भी असफल इसलिए कही जा सकती है क्योंकि लगातार किसान के लिए जो देना चाहिए वो हम डिलीवर नहीं कर पाए। डिलीवरी में हमें 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उस पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले किसान की लागत, यानी वो कितना किसान लोन लेने वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लोन लेने वाली सरकार होनी चाहिए, यानी मैं किसान हूँ तो मेरे ऊपर ऋण का भार नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसका जब कोई फसल पैदा करता है उसकी संवर्धन और सुरक्षा वो निश्चित होनी चाहिए। नंबर 3, उसके परिवार में दूसरे जो लोग खेती में सहयोग कर रहे हैं उनको भी भविष्य में इसका कैरियर तैयार हो, उसके लिए भी एजुकेट करने की उनकी पद्धति है या जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी सुधार होना चाहिए। और चौथा भी जोड़ दिया जाना चाहिए। चौथा इम्पोर्टेंट है कि सरकार को क्षणिक कार्यक्रम ना करके, अब आपको एक बहुत बड़ा मामला बताता हूँ कि खेती और किसानी में समय की सीमा को ध्यान रखते हुए बिल्कुल लास्ट में आखिरी चरण है कि जब खेत बोने जाते हैं और फसल उगाने जाते हैं तो बगल में फौजदारी मामले अक्सर देखे होंगे आपने। तो बड़ी चिंता की बात है, न केवल खेत जोतता है, बगल पड़ोस से लड़ाई झगड़ा, फौजदारी मामले में भी सरकार को इंटरफेरेंस करनी चाहिए, जिसमें केवल ये योजनाएं जो आज दी जा रही है दिखती हैं, लेकिन किसान किन किन अन्य समस्या से जूझता है उस पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ सरकार को चारों तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ राधेश्याम अग्रवाल जी, बड़ी बात आई है किसान कर्ज माफी को लेकर सरकारें बनी है, सरकारें बिगड़ी हैं और किसानों की कर्ज के कारण आत्महत्या के मामले हम लगातार आए दिन देखते रहते हैं। यहाँ बड़ी बात आई है कि किसान कर्ज लेने वाला ना बने, क्योंकि कई बार साहूकार से कर्ज लेता है, कई बार बैंक से कर्ज लेता है। तो क्या सरकारों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि किसान कर्जदार ना हो और कर्जदार होकर के आत्महत्या ना करे? नहीं होना चाहिए। अगर किसान कर्जदार होगा तो खेती कहाँ से करेगा? उसका जो माइंड है वो कर्ज की तरफ ही जाएगा और इसी कर्ज में वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो कर्ज का भी जो है वो सरकार को भार उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि ये सरकार को भी, क्योंकि हमने देखा है कि जब 2018 मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे तो किसान कर्ज माफी का मुद्दा लेकर के सत्ता परिवर्तन हो गया था, कांग्रेस ने सरकार बनाई। हालांकि ये अलहदा विषय है कि वो 15 महीने की सरकार रही, लेकिन किसान कर्ज माफी का मुद्दा हमेशा सियासत में रहा है। और बिल्कुल शुरुआत में हमने जैसे कहा था कि किसानों का जो मुद्दा है, किसान आंदोलन का जो मुद्दा है, चुनाव था पहली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे तो उन्होंने मंचों से कहा था कि मैं पहली फाइल किसानों के कर्ज माफी की साइन करूंगा। वो फाइल कहाँ गुम गई हमें नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन उन्होंने 2024 में ये करके दिखाया कि पहली फाइल उन्होंने किसानों की अनुदान राशि की साइन कर दी है। अब देखना होगा कि इसको किस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन हम जैसे बात कर रहे थे कि किसानों का मुद्दा राजनीति का केंद्र हमेशा से रहा है। देवदत्त दुबे जी, इस पूरी परिचर्चा पर एक आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहेंगे। किस तरह से इस पूरे कृषि मुद्दे को आप देख रहे हैं? अनुदान राशि या सम्मान राशि, और सरकार को क्या कुछ और करना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, जिस तरह से जय जवान जय किसान का नारा है, केवल जिस दिन इसको आत्मसात कर लिया जाएगा और वह दिन आ जाएगा कि जैसे कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, तो जिस दिन किसान का बेटा किसान बनना चाहेगा, आप समझ जाइए कि खेती का लागत मूल्य मिलने लगा है, उसको समय पे अनाज और सब बीज सब उसके उत्पादन सब कुछ ठीक हो गया, विकसित क्षेत्र माना जाने जी बिल्कुल। तो उस दिन का हमें इंतजार करना चाहिए, केवल भाषणों में कि किसान हमारा अन्नदाता है, भाग्य विधाता है, ये सबसे नहीं। जब उसको व्यवहारिक रूप में अमल होगा तो उस दिन, जिस दिन किसान की जय होगी, उस दिन देश की जय होगी, उस दिन समाज की जय होगी। किसान की जय होगी तो देश की जय होगी, समाज की जय होगी और फिर उस इंसान की जय होगी। बड़ी बात ये कही जो देवदत्त दुबे जी ने कि जिस दिन किसान का बेटा किसान बनना चाहे लेगा और वो उसकी पसंद में शामिल हो जाए कि नहीं मुझे भी मेरे पिता की तरह किसान बनना है, तब किसान समृद्ध माना जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। ये तमाम जिस तरह से हम, क्योंकि आज 17वीं किश्त जारी की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, इसलिए तमाम मुद्दा ये उठा। लेकिन किसानों का मुद्दा हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहा है, चाहे चुनाव आने वाले हों ना आने वाले हों, क्योंकि 2020 में भी जो हमने किसान आंदोलन देखा था और उसके बाद से भी अभी तक के जो किसान आंदोलन हुए हैं, कहीं ना कहीं जो भी सरकारें सत्ता में रही हैं उनको बड़ा खामियाजा इसका उठाना पड़ा है। इसलिए कह सकते हैं कि 17वीं किश्त भी जो जारी की गई है या पहली फाइल जो साइन की गई थी, कहीं ना कहीं रणनीति का ये केंद्र हो
हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी कृषि क्षेत्र का विकास करना बेहद जरूरी है। अभी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है और वो सुधार सरकारों को ही करने होंगे, क्योंकि सरकारों को, जो भी सरकार, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, उनको इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे कि किसान कभी कर्ज के कारण आत्महत्या न कर सके, किसान का बेटा किसान बनना पसंद करे, तब राज्य उन सरकारों की उपलब्धियां होंगी या वो सफलता कहलाएगी। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का, देवदत्त दुबे जी, दामोदर राजावत जी और अर्चना शर्मा जी, श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, उपेंद्र तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए बात हो रही है किसान सम्मान निधि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे वो थे किसान सम्मान निधि की, और आज वाराणसी से उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। किसान कितना संतुष्ट है, और किसान की संतुष्टि देश की संतुष्टि है। किसान की जय, भूमि की जय तो देश की जय है। इस दिशा में कब सफल कार्य होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।